नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है बिहार में अगर हैं तो आपको पता ही होगा कि बिहार में जो है भूमि सर्वे का काम चल रहा है, यानी कि ज़मीन सर्वे का काम। तो बहुत कोई जो है परेशान है भूमि सर्वे को लेकर, यानी कि भूमि यानी कि ज़मीन सर्वे को लेकर। जो अगर आप परेशान हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दें, अगर आपका ज़मीन दादा परदादा के नाम से है तो आपको जो है क्या क्या करवाना होगा और कैसे क्या करना होगा। जो भी ज़मीन हो, पुराना से पुराना ज़मीन हो, दादा परदादा के नाम से हो, तो मैं आपको बता दें एक कानून गो सर है जो सरकारी कर्मचारी है, उससे आप समझ सकते हैं कि एक वंशावली कागजात हो जाता हो, सर्टिफिकेट होता है, उसको बनवाना पड़ता है। कैसे बनवाना पड़ता है इस वीडियो में देखिए और आपको वंशावली बनाना आ जाएगा, कैसे कैसे प्रोसेस बताता है। खतियान बना हुआ है, वो खतियान के बेस पे कोई भी जमीन पे दावा करता है। खतियान में अगर आपके पूर्वज का नाम है और आप उनके वंशज हैं, यानी कि आप उनके खानदान के लोग हैं, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उनके वंशज हैं, आप उनके बेटा या पोता हैं। ये चीज प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जमीन प्राप्त होगी। और ये प्रूफ करने का तरीका है वंशावली। सब लोग सुने होंगे वंशावली का नाम। तो वैसी जमीन जो खतियानी हो और खतियानी रैयत की मृत्यु हो गई हो, या केवाला भी हो और केवाला धारी की मृत्यु हो गई हो, ऐसी स्थिति में आप लोगों को वंशावली बनाना पड़ेगा। और वंशावली बनाने का प्रोसेस आप लोगों को पता है। अब वंशावली जो बनता है वो पंचायत सचिव स्तर से बनता है। पंचायत सचिव स्तर से, पंचायत सचिव और आपके गांव के जो सरपंच महोदय हैं, इनका साइन उस पे होगा। दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से वंशावली निर्गत होता है। वंशावली के लिए एक चीज हम आप लोगों को बताएंगे कि आम प्रचलन ऐसा है वंशावली में कि जब भी वंशावली बनती है तो वंशावली में लोग सिर्फ बेटा का नाम दर्शाते हैं, बेटी का नाम कहीं पे दर्ज नहीं करते हैं। ये चीज आम प्रचलन में है। इससे पूर्व जो सर्वे का काम आपके जिला में चल रहा था वो 4 अंचल में चल रहा था। आपके बगल में एक अंचल है, दर्ज नहीं किया गया है। तो सारे लोगों के द्वारा आपत्ति कर दी गई है कि नहीं, इनके पास 2 बेटी है, 3 बेटी है, 4 बहन है, 2 बहन है। इस तरह का आपत्ति वहां पे शुरू हो गया। तो वंशावली में आपको हर हाल में अपनी बहन, बेटी, फुआ जो भी है आपके खानदान में, सबका नाम दर्शाना है। किसी का नाम आप छोड़ नहीं सकते हैं। लोगों का ये मानना है कि वंशावली में अगर नाम दिखा देंगे तो फिर हिस्सेदारी हो जाएगी बहन और बेटी की, जो कि वर्तमान में उसको हिस्सा नहीं मिला हुआ है, लेकिन खतियान में उनका नाम दर्ज हो जाएगा वंशावली में दिखाने से। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वंशावली आप बनाएंगे तो उसमें हर हाल में नाम दर्ज कराइए, और अगर उनको हिस्सा आप नहीं दिए हैं या वो हिस्सा नहीं लिए हैं तो फिर आप उनसे एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी लेने से फायदा ये होगा कि भविष्य में कभी भी वो उस जमीन पे दावा नहीं कर सकेंगे। अभी वर्तमान में मान लेते हैं कि आप अपने नाम से वो सर्वे करवा लीजिए, नया खतियान अपने नाम से बनवा लीजिए। ये सर्वे के प्रक्रम में कभी भी अगर आपकी बहन या बहन की संतान या बुआ की संतान या बेटी की संतान अगर ये दावा कर देती है कि ये जमीन पूर्वजों की जमीन है, इसमें मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, और वो दावा सही पाया जाता है प्रमाण के हिसाब से, तो फिर आपको उनको ऐसे भी जमीन देना पड़ेगा। अगर इस सर्वे का नया खतियान बन जाता है, खतियान बनने के उपरांत अगर आपकी बहन, बेटी, बुआ जो भी हैं आपके खानदान में, ये कोर्ट चली जाती है कि मेरा हिस्सा इसमें से ये लोग मिलके फर्जी काम करके गायब कर दिए हैं और सारी जमीन अपने नाम पे चढ़वा लिए हैं, तो आपके ऊपर सत्यापन के बाद आपके ऊपर 420 का केस भी हो सकता है। क्योंकि आप जो वंशावली प्रस्तुत किए हैं उसमें अपने वंशज का नाम छिपा लिए हैं। आपके जो वंशज हैं, बहन है, बेटी है, बुआ है, जो भी हैं, उनका नाम आप छिपा लिए हैं। तो नाम छिपाने से सरकारी काम करवा कर आप बच नहीं सकते हैं। आप कहीं ना कहीं पकड़ाइएगा, और जब पकड़ाइएगा सरकारी कार्य में तो फिर आपके ऊपर फर्जीवाड़ा का केस होगा कि फर्जी काम आपने करवाया है। जो कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके आंख में धूल झोंक के आपने काम करवाया है, तो वो आपके ऊपर पड़ेगा कि आप प्रस्तुत किए जो वंशावली वो गलत प्रस्तुत किए। तो इसलिए सारे लोगों से हम यही अपील करेंगे कि जब भी आप लोग वंशावली बनाइए, पूर्वजों की जमीन है आपके पास और वंशावली बनाते हैं, तो वंशावली में अपनी बहन, बेटी, बुआ जो भी हैं आपके खानदान में, सब लोगों का नाम दर्ज कीजिए और उन लोगों से एक एनओसी ले लीजिए। एनओसी कहते हैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एक एफिडेविट बनता है। उसमें ये चीज़ लिखा रहेगा कि जो भी पिता की संपत्ति या बाबा की संपत्ति जो भी है, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, अपना हिस्सा भाइयों को देना चाहते हैं, भविष्य में भी हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इस तरह का एक एफिडेविट बनता है जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनेगा, और वो एफिडेविट अगर आप उस
पेपर के साथ लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी बहन, बेटी या बुआ जो भी हैं उस खानदान में, उनका नाम वहां से हट जाएगा, उस खतियान में उनका नाम दर्ज नहीं किया जाएगा। तो आप लोग वंशावली में नाम दर्शाइए, और वंशावली में नाम दर्शाने के उपरांत अगर उनको हिस्सा नहीं मिला है या नहीं ली है तो उनसे एक एनओसी बनवा लीजिए जाकर, और एनओसी यहाँ पर सर्वे ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। उस एनओसी के आधार पर आपकी बहन, बेटी या बुआ जो भी हैं उनका नाम वहां से खतियान से हट जाएगा। वो सिर्फ आप लोगों के नाम पर, जो भाई लोग हैं या जो भतीजे लोग हैं, इन लोगों के नाम पर दर्ज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वंशावली के केस में ये चीज एकदम याद रखिएगा कि वंशावली जो अब बनती है, वो पहले क्या होता था कि सरपंच साहब अपने लेटर पैड पर वंशावली बना के दे देते थे, उसकी 100% वैल्यू होती थी। आम प्रचलन यही था कि गांव के जो सरपंच साहब होते थे वो वंशावली बनाते थे। लेकिन सरकार के द्वारा ये देखा गया कि बंटवारा का जो मामला आता है, केस हो, मुकदमा हो, या पंचायत स्तर पे जो पंचायती होती है कचहरी में, तो इसमें जो भी बंटवारा का मामला आ रहा है, इसमें इस तरह का मामला ज्यादा आने लगा कि वंशावली से आप किसी न किसी का नाम गायब कर दियो। वंशावली में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप 4 भाई हैं, 3 भाई गांव में रहते हैं, एक भाई बाहर रह रहा है, और वो 10 साल, 15 साल, 20 साल से बाहर रह रहा है, तो आप क्या करेंगे, फर्जीवाड़ा में तो उस भाई का नाम वहां से गायब कर देंगे, वंशावली में सिर्फ 3 भाई का नाम दिखाएंगे। तो इस तरह का मामला बहुत ज्यादा होने लगा जब, तो सरकार की तरफ से ये चीज आया कि अगर कोई एक अधिकारी या एक जनप्रतिनिधि किसी प्रमाण को बनाता है आपको, तो उसको मैनिपुलेट करना थोड़ा आसान होता है। किसी एक आदमी को आप अपने ट्रस्ट में लेकर गलत काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसी काम की प्रमाणिकता को जांच करने के लिए एक से ज्यादा लोगों को दे दिया जाए, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी को दे दिया जाए, तो हर एक आदमी को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, हर एक आदमी को अपने ट्रस्ट में नहीं ले सकते हैं। तो आपका जो गलत करने का मंशा है वो कभी सफल नहीं होगा। तो सरकार की तरफ से ये प्रोविजन लाया गया कि वंशावली जो अब बनेगी, उस वंशावली में प्रमाणित करने के लिए हम 3 से 4 लोगों को जोड़ दें। जो सरपंच साहब निर्गत करते थे, उससे पहले उसको प्रमाणित करने के लिए 3 से 4 लोगों को और जोड़ दें, ताकि इसका सत्यापन अच्छे से हो सके और जो गलत हो रहा है समाज में, इस गलत को रोक सके। तो अभी आप लोग देखते होंगे जो वंशावली बनता है उसमें 3 पेज का एक फॉर्म आता है, और उस वंशावली में आपके ही गांव के लोगों का, कई जनप्रतिनिधि का साइन होता है, जिसमें आपके वार्ड सदस्य होते हैं, वार्ड सदस्य का साइन होगा उस वंशावली पे। आपके जो आपके जो पंचायत के मुखिया होंगे, वो मुखिया जी का साइन होगा। गांव के जो चौकीदार होते हैं उनका साइन होता है। आंगनवाड़ी सेविका जो होगी उनका साइन होगा। आपके पंचायत के जो पंचायत सचिव हो उनका साइन होगा, और आपके पंचायत के जो सरपंच होंगे उनका साइन होगा। यानी टोटल 6 लोगों का साइन उस पर होगा। 6 लोग जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक आपका वंशावली नहीं निर्गत होगा। तो ये चीज इसीलिए लाई गई कि अगर 6 लोगों का साइन होगा तो 6 लोगों को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, गलत काम नहीं करवा सकते हैं, काम आपका एकदम सही होगा। और 6 लोग में कोई एक लोग भी ऐसे होंगे जो आपका पूरा प्रमाणित करेंगे, पूरा जांच करेंगे, और जांच करने के उपरांत ही उस पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर आपके जनप्रतिनिधि हो या फिर जो कर्मी हैं, अगर इनके द्वारा बिना जांच किए वो साइन कर दिया जाता है और उस पर कभी कोर्ट में क्लेम आता है, कभी भी क्लेम आता है, आपकी बहन, बेटी, बुआ का नाम अगर मान लिया वंशावली में आप छोड़ देते हैं और सारे लोग उसको पारित भी कर देते हैं, सारे लोग उसको प्रमाणित भी कर देते हैं, और बाद में अगर कोई क्लेम आता है तो फिर आपके साथ साथ आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे, आपके साथ साथ आपके जो जनप्रतिनिधि जिन्होंने उस पर अपना हस्ताक्षर किया है, जिन्होंने उसको प्रमाणित किया है, वो भी फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए सारे जनप्रतिनिधि से भी मेरी ये अपील रहेगी कि जब भी वंशावली बनाने की बात आए तो आप अपने स्तर से, अपने समाज से उसकी जांच करवा लें, और जांच करने के बाद ही उस पे अपना हस्ताक्षर दर्ज करें या वंशावली को निर्गत करें। किसी भी एक पक्ष का नाम भी उस पे नहीं छूटना चाहिए। मान लेते हैं कि खतियान में किसी का नाम है और उनके जितने भी वंशज हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सब लोगों का नाम दर्ज होना चाहिए, और दर्ज होने के उपरांत ही उसको निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा वंशावली वाले केस में। तो अगर आपके पास खतियानी जमीन है तो खतियान लगाइए, खतियान के साथ साथ वंशावली लगाइए। और फिर अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं, खतियानी रैयत के अगर वंशज हैं आप
और बंटवारा आप लोग करना चाहते हैं तो बंटवारा शेड्यूल लगेगा, साथ में रखना चाहते हैं, सम्मिलित रखना चाहते हैं तो फिर आप वंशावली, खतियान और वंशावली ये दोनों प्रस्तुत करके अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका की ज़मीन होती है केवाला की ज़मीन। तो केवाला वाला ज़मीन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक, या तो आप पर्सनल केवाला किए होंगे, करवाए होंगे जो आपके नाम पर केवाला हो, और एक केवाला ऐसा होगा जो आपके पूर्वजों के नाम पर होगा और जिनका मृत्यु हो गई होगी, यानी कि उनका इंतकाल हो गया होगा। तो अगर वैसा केवाला जिसमें केवालाधारी की मृत्यु हो गई हो और वर्तमान में उसके वंशज उसका जोत आबाद कर रहे हो, तो वैसी स्थिति में आपको केवाला का फोटोकॉपी और अपना वंशावली का फोटोकॉपी, वंशावली वहां पर जिस केवालाधारी के नाम पर जमीन है वहां से शुरू होगा, और खतियानी रैयत के लिए, खतियानी केस के लिए, खतियानी जमीन के लिए खतियान में जिनका नाम है वहां से वंशावली शुरू करना है। मान लिया आपके बाबा का नाम खतियान में है तो बाबा का नाम दर्ज होगा सबसे ऊपर, उसके नीचे आपके जो पिता होंगे और चचा होंगे उनका नाम दर्ज होगा, और अगर पिता और चचा की भी मृत्यु हो गई होगी तो फिर आप लोग सारे भाइयों का नाम वहां पे दर्ज होगा। वंशावली में जहाँ पे जीवित रैयत आ जाते हैं वहां पे वो क्लोज हो जाता है, उसके नीचे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो वंशावली पे ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। केवाला अगर आपके नाम से है तो सिर्फ उसमें आप अपना केवाला दीजिएगा और आधार कार्ड दीजिएगा, उसी के अनुसार आपका काम होगा। बहुत सारे लोगों को जो गांव में भूमिहीन किसान होते हैं, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं होती है, तो सरकारी जमीन उनको दी जाती है बसने के लिए। जो गैर मंजूरा खास की जमीन होती है वो जमीन दी जाती है बसने के लिए, और वो जमीन देने के लिए एक पर्चा का इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग बंदोबस्ती पर्चा बोलते हैं। तो बंदोबस्ती पर्चा से अगर आपको कोई जमीन प्राप्त है तो बंदोबस्ती पर्चा आपके पास होगा, वो बंदोबस्ती पर्चा का फोटोकॉपी लगाइएगा और अपना आधार कार्ड लगाइएगा। बंदोबस्ती पर्चा में भी सेम केस है कि अगर आपके नाम से निर्गत है बंदोबस्ती पर्चा तब तो आपको सिर्फ बंदोबस्ती पर्चा देना है, और अगर आपके पूर्वज के नाम से निर्गत है, जो आपके पूर्व पिताजी होंगे या बाबा जी होंगे, इन लोगों के नाम से निर्गत है, तो उसमें फिर आपको वंशावली लगाने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते थे पहले जमींदार, जिनके बहुत सारे जॉन मजदूर होते थे, जमींदार टाइप के आदमी हैं, तो वो क्या करते थे, अपने जमीन की देखभाल करने के लिए कई लोगों को रखते थे। तो वैसे लोग उन लोगों को बसने के लिए कुछ जमीन दे दिया करते थे कि इतनी जमीन ये तुम रख लो, इस पे अपना घर बनाकर रहना और मेरा जमीन का देख रेख करना है। तो अगर वैसे जमींदार यानी वैसे रैयत किसी दूसरे रैयत को अपनी जमीन में बसने के लिए दे दिए हो तो उसके लिए एक पर्चा निर्गत होता है जिसको वास्कित पर्चा बोलते हैं, और ये वास्कित पर्चा भी अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है। तो अगर आपके नाम से वास्कित पर्चा निर्गत है तो आप वास्कित पर्चा का फोटोकॉपी वहां पर दर्ज कीजिएगा। सीलिंग का नाम सुने होंगे आप लोग। सीलिंग एक्ट आया था 1972 में बिहार सरकार की तरफ से, कि एक लिमिट सेट किया गया था जमीन का, कि जमीन कोई भी जमींदार, एक लिमिट सेट कर दिया गया कि एक इतने किस्म की जमीन आप इतने लिमिट में ही रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। जैसे घराड़ी की जमीन है तो घराड़ी की जमीन का एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इतनी जमीन से ज्यादा अगर आपके पास रहेगी तो सरकार इसको आपसे ले लेगी। वैसे ही कृषि वाली जमीन को एक लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तो आप क्या रखिए, अपना जोत आबाद कीजिए। अगर उस लिमिट के बाहर जमीन चली गई, उससे एक्सीड कर गई, बढ़ गई, तो सरकार वो जमीन खुद ले लेगा। वैसे ही हर तरह की जमीन को अलग अलग किस्म से 4 कैटेगरी में बांटा गया और सबका लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट के अंदर अगर आपके पास जमीन है तब तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा जमीन है तो वो सरकार ले लेगी। तो सरकार वो जमीन लेकर जमींदार से आप ही के गांव के भूमिहीन किसानों के बीच में उसका वितरण किया था, जिसका पर्चा निर्गत हुआ, और उस पर्चा को हम लोग बोलते हैं परवाना का पर्चा। तो अगर सीलिंग एक्ट के द्वारा आपको परवाना का पर्चा प्राप्त है तो फिर वहां पर आप लिखिएगा परवाना के पर्चा से प्राप्त भूमि, और उसका फोटोकॉपी आपको लगाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको भूदान में जमीन मिली होगी, यानी कि दान वाली जमीन आपको उसका पर्चा मिला होगा। तो अगर भूदान का पर्चा आपके पास है तो भूदान का पर्चा आप इसमें लगाइएगा, अपना आधार कार्ड लगाइएगा और फिर कार्यालय में जमा कर दिएगा। लास्ट कॉलम है अभियुक्ति कॉलम, जिसको रिमार्क्स का कॉलम बोलते हैं। अभियुक्ति कॉलम का मतलब ये होता है कि वैसी सारी जानकारी जो इस फॉर्म में पूछी नहीं गई है लेकिन देना आपको जरूरी है,
वैसी जानकारी जो फॉर्म में पूछी नहीं गई है लेकिन आपको देना जरूरी है। वैसा केस तब बनता है जैसे किसी जमीन पर भूमि विवाद है, किसी जमीन पर भूमि विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है। तो अगर कोर्ट केस चल रहा है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उस केस का नंबर और उसका साल दर्ज कीजिएगा और वर्तमान स्थिति क्या है वो दर्ज कीजिएगा अभियुक्ति कॉलम में। दूसरा के ऐसा भी हो सकता है, गांव समाज में ऐसा होता है कि जमीन आपकी है, पेपर आपका है, लेकिन दखल कब्जा कोई जबरदस्ती किए हुआ है, कोई दूसरा दखल कब्जा उस पर कर लिया है। तो जमीन आपकी है, प्रमाण आपका है, तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्म आप भरिएगा, लेकिन अभियुक्ति कॉलम में वहां पे लिख दिएगा बकब्जे फलाना, यानी कि कब्जा जिसका रहेगा उसका नाम वहां पे दर्ज हो जाएगा बकब्जे में। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा, जब मेरे पास फॉर्म आएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जमीन आपकी है, जमीन का साक्ष्य आपके पास है, लेकिन आपकी जमीन पे कब्जा किसी और का है। तो ऐसा अगर कोई भी कंडीशन आता है तो आप अभियुक्ति कॉलम में उसको दर्ज कर दीजिएगा। समझ में आ गया? तो यही फॉर्म 2 है जो आप लोगों को भरना है, और ये भर के अपना दस्तावेज लगाकर, आधार कार्ड लगाकर शिविर कार्यालय जो हमारा अंचल ऑफिस में है, बोखरा अंचल में सर्वे ऑफिस, वहां पे जमा करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वंशावली कैसे बनाना होगा और कैसे बनाया जाता है। आपको कानून गो सर जो है, आपको जो है कानून गो सर ने बता दिया है कि इस तरह का वंशावली बनाया जाता है। अब बहुत कोई क्या करता है कि वंशावली में आप अपना नाम चढ़ाते, अपना भाई का नाम, अपने बहन का नाम नहीं चढ़ाते। तो इस तरह का आपको पूरा समझा दिया है कानून गो सर ने। तो ये था वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।